डिस्कस कर रहे हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो आपके सिलेबस में है, उसके बाद फिर वो सैंपल डिज़ाइन जिसको हम लोग सैंपलिंग टेक्निक्स कहते हैं, एक दो टॉपिक्स में कवर करा देता हूँ। पहले बात करते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन की। ये एक बड़ा क्रूशियल इशू होता है और इसको लेके जनरली आपके वाइवा जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और आप पेपर भी अगर सबमिट कर रहे हो हाई क्वालिटी पैटर्न स्कोप डब्ल्यूएस वगैरह, तो उसमें मोस्टली इसको लेके आपको जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि आपने जो सैंपल साइज फिक्स किया है उसके पीछे क्या लॉजिक आपने यूज़ किया है या क्या फॉर्मूले यूज़ किए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हैं, ये सब जनरली पूछा जाता है। और ये भी एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिसर्च स्कॉलर, खास करके फर्स्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो कुछ तो भी एक आंकड़ा ले लेते हैं 300 400 500, और वो कहाँ से आया उसका रैशनल बहुत बार नहीं होता है। गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि ये सब ना इतना टेक्निकली हमने कभी एजुकेशन लेते वक्त पढ़ा नहीं, और इतने डिटेल में कुछ सिलेबस में भी नहीं था। पर ये रियल लाइफ में तो हम लोगों को जो भी कर रहे हैं उसमें लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च की डेफिनेशन है, इट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, और वो आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए। और जैसे मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है अभी, पिछले जो हमने सालों में मेहनत ली है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी, और जो प्री पीएचडी कोर्स और बाकी भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो अभी ये धीरे धीरे कल्चर डेवलप होते हुए दिख रहा है। लोग मेथड्स यूज कर रहे हैं जो वर्कशॉप में हम लोग पढ़ा रहे हैं। पर इन जनरल अभी भी जिनके तक ये इनपुट्स नहीं जा रहे हैं, उनकी मेथड जो है अभी भी अनसाइंटिफिक लगती है। जो मेरा अनुभव है कि हम लोग भी वाइवा लेते हैं, उसमें दिखता है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को अभी भी ये आइडिया नहीं है कि सैंपल साइज फिक्स कैसे करते हैं, उसको लेके कुछ मेथड्स है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पूरी किताब है ना 176 पेजेस की पूरी किताब है कि सैंपल साइज डिटरमाइन कैसे करते हैं। फिर इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं ना कि यार मैं 300 का कर लेता हूँ ये आंसर्स आते हैं कि सर मुझे लगा 300 से हो जाएगा, तो अरे ऐसे कैसे लगा यार लगने को तो फिर 100 भी लग सकता है, 50 भी लग सकता है, तो क्या इसके पीछे कुछ साइंस होना चाहिए कि आपने जो भी सैंपल साइज लिया है उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। और उसकी मेथड्स है ना, 6 से 7 मेथड्स तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी मेथड्स है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन की। और अभी जो मुरली सर बात कर रहे थे कि वो सैंपल एडिक्वेट है क्या, ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें दो मेथड्स है एक्चुअली सैंपल साइज डिटरमाइन या फिक्स करने की। खास करके मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में एक सर्वे होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन होता है। ये दोनों में तरीके थोड़े से अलग हैं सैंपल साइज को लेके। सर्वे करते वक्त सैंपल साइज पहले कैलकुलेट करना होता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग सर्वे। और एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर सैंपल साइज को जस्टिफाई करना होता है, यानी ये आफ्टर वाली बात हो जाती है कि आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके लिए सैंपल साइज सफिशिएंट था क्या, यू नीड टू जस्टिफाई कि ये रिजल्ट सही है। इसको कहते हैं सैंपल एडिक्वेसी। आप रिजल्ट डिराइव कर लिए हैं और ये सैंपल साइज एडिक्वेट है ये रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए, ये आप कन्विंस कर रहे हो। तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली उल्टा उल्टा होता है कि आप पहले सैंपल साइज कैलकुलेट करते हो, फिर सर्वे करते हो, फिर रिजल्ट्स डिराइव करते हो। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, और सैंपल एडिक्वेसी यहाँ पे भी आती है। खास करके आप फैक्टर एनालिसिस, जैसे मैं कल रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग बोल रहा था, तो अब अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना, इसको आपको पता चलेगा ये स्टैटिस्टिक्स बड़ी मजेदार चीज है। जैसे आप फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये रिटर्न रूल है कि आपका सैंपल साइज कम से कम 300 का होना चाहिए। अगर आप लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हो तो कम से कम सैंपल साइज 120 का लगता है, कम से कम। लिकर्ट की बात कर रहा हूँ 5 पॉइंट स्केल के लिए। ये सब ना डिफाइंड रूल्स है, जो भी मेथड्स है आपकी उसके लिए सैंपल साइजेस के क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। बात यही होती है कि कितना इसको फॉलो करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जर्नी में ज्वाइन तो हो जाओ, ये सीखने की प्रोसेस में धीरे धीरे ये चीजें पता चलती है। मुझे भी ये चीजें ओवर द पीरियड पता चली ना, मैं 15 साल से इसमें हूँ, तब जाके मैं अभी आपको अथॉरिटी के साथ कुछ इनपुट्स दे पा रहा हूँ। पर ये सीखने के लिए बहुत समय लगा है मुझे, और ये चीजें सीखने लायक है। और आज की डेट में मुझे 15 साल लग गए, आपको मुझे नहीं लगता 15 साल लगेंगे। कि आपको जो करना है वो बहुत ही लिमिटेड चीज है ना, 7-8 हाइपोथेसिस लेके बैठे, 5-7 बस ऑब्जेक्टिव्स है। यू मे confine योर नॉलेज ओनली टू वॉट एवर यू आर डूइंग, बट वॉट माई मैसेज टू यू इज try to put some meaning into it. Whatever you are doing ना, you try to put some meaning into it, क्योंकि आप 7-8 हाइपोथेसिस तो कर रहे हो। कितनी टेस्ट लगेगी 7-8 हाइपोथेसिस के लिए? 5-6 टेस्ट के ऊपर लगती नहीं है ना। और 5 साल में आप 5 टेस्ट नहीं सीख सकते हो, तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है ना।
5 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया 5 टेस्ट सीखने के लिए। हार्डली एक वर्कशॉप में तो 5 टेस्ट सीखी जाती है, पर वो ओरिएंटेशन वैसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर स्टैटिस्टिकल पार्ट जो है आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। मैं डिस्करेज करता हूँ ये सब चीज़ों को। सीख लीजिए ना, यही तो मौका है। यहाँ पे नहीं सीखेंगे, आप में से ही तो लोग सुपरवाइजर बनेंगे ना, और आपको तो उसके बाद फिर 4 प्रोजेक्ट कम से कम एक साथ हैंडल करने हैं। तो वो ठीक नहीं लगता कि आपको नहीं मालूम और आप अगले को गाइड कर रहे हो, तो वो थोड़ा-सा। और आज की डेट में तो ये सब सुविधा उपलब्ध है ना, पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी इतनी आसानी से। और आज आप जिस जनरेशन को बिलॉन्ग कर रहे हो, आपके लिए तो ये बड़ा ही फिज़िबल है। तो मुझे लगता है ये सीखने में हरकत नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग भी ज़रा भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ एक इच्छा लगती है कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट करना है, तो मैं अच्छे से करूँगा। ये जिसने ठान लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा। मानसिकता डेवलप करने की ज़रूरत लगती है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं सैंपल साइज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके कुछ तरीके बता देता हूँ। ये जो एक एक मेथड जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली एक्सिस्ट करती है, वो आर्बिट्ररी, यानी जिसको कोई लॉजिक नहीं है, और ये मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आर्बिट्ररी नाम से मेथड है कि जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं कि सर मैंने 400 का ले लिया, वो कहाँ से आया भगवान जाने। मीनिंग में तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है, और ये मेथड अडॉप्ट करके कहीं पे भी आप पब्लिकेशन भी नहीं कर सकते हो। दूसरा सेंसर सर्वे, इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज नहीं हो सकती है क्योंकि इसके अपने लिमिटेशंस हैं। फिर एक मेथड जो मुझे लगती है जो सबसे के लिए बेटर काम करेगी, वो एक्सपेरिमेंटेशन हो या फिर आपका सर्वे बेसिस लिटरेचर रिव्यू। ये मैं जिस दिन से आपके सेशन लेना शुरू किया, मैं एक ही बात आपको बार बार प्रेस कर रहा हूँ, वो है लिटरेचर रिव्यू। कंडक्ट करिए, पूरा का पूरा इंसाइट आपकी चेंज हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। कोई भी स्टेज पे आपको अगर कोई दिक्कत आ रही कि ये जो मैंने किया है वो सही है क्या, वो जानने का एक ही तरीका है, लिटरेचर रिव्यू। अब ये सैंपल साइज फिक्स करना है तो कितना सैंपल साइज लेना चाहिए, हमको नहीं समझता ना, ठीक है ना, बाकी लोगों ने क्या लिया है वो तो समझ सकता है। यानी क्या, वाइवा फेस करते वक्त अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपका सैंपल साइज इतना क्यों है, 400 लिया तो 400 क्यों है, तो ऊपर दीवारों की तरफ देखने से अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि बताइए सर, मुझे नहीं समझता था स्टैटिस्टिक्स, पर मैंने 100 पेपर्स पढ़े हैं सर, 100 पेपर में मुझे दिखा कि लोगों ने ये सैंपल साइज लिया है, और मुझे अंदाजा है अभी कि मेरे फील्ड में मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो स्टडीज हुई है उसमें सैंपल साइज इतना लिया जाता है, इसलिए मैंने लिया। बात में मीनिंगफुल हो जाती है इसमें। ना ही आपको स्टैटिस्टिक्स की समझ है, ना ही आपको फॉर्मूले मालूम है, पर आप जो बोल रहे हो उसमें ये तो दिख रहा है कि आपने मेहनत की है इस चीज को जानने के लिए। आपको नहीं समझता, ठीक है ना, पर आपने ये तो जान लिया है कि बाकी लोग आपके फील्ड के जो सीनियर लोग हैं, और सिर्फ नागपुर के नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया भर के लोगों को आपने पढ़ लिया है। उन्होंने जो किया वही आप कर रहे हो, तो आप फिर सही है ना, एटलीस्ट सही के क्लोजर तो है। पर अगर ऐसे ही बता देंगे कि सर नहीं ले लिया वो 400 का, तो वो ठीक नहीं लगता है। गड़ी में लगता है जैसे हवा में बात कर रहे हैं। वही लिटरेचर रिव्यू आप क्या करेंगे, मैं एक आपको चार्ट शेयर कर रहा हूँ। देखिए जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही चार्ट होना चाहिए, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ हेड्स और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, यहाँ से पता चलेगा कि आपने कितना लिटरेचर रिव्यू किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कम से कम 150 करो, कम से कम 150, उसके ऊपर जितना जा सकते हो, जितना पेशेंस है आपके पास और जितना एंजॉय कर पा रहे हो उतना करो। ये रिसर्च किसने किया है, ऑथर, और यहाँ ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी डाल सकते हो, जिसको हम साइटेशन कहते हैं, ऑथर ईयर। साथ में आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर नेम ऑफ कंट्री भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मालूम, पेपर में बहुत बार यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता है, पर कंट्री का नाम तो मिल जाता है आपको, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ से पता चल जाता है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसका डेप्थ कितना है, कितनी कंट्रीज के रिसर्च आपने देख लिया है, उसमें इंडिया के कितने हैं, उसमें आपने महाराष्ट्र के कितने रिसर्च किए, ये सब यहाँ से पता चल जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम, सिटी का नाम, कंट्री का नाम, उसके बाद टाइटल, उसके बाद ये जो सर्वे हुआ है इसमें टारगेट पॉपुलेशन जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। देखिए हम जो एलआर करते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड करते हैं, टारगेट पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत बार नहीं मिलते हैं, और 2-4 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं हम लोगों को। अगर वन ऑफ द कीवर्ड हम गूगल स्कॉलर की विंडो में मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं, वो भी एक कीवर्ड फीड कर दोगे तो 2-4 पेपर मिल जाते हैं, जो मेरा अनुभव है। पर टारगेट पॉपुलेशन वराइड हो सकती है, 150 में पूरे के पूरे जो आप कर रहे हो टारगेट पॉपुलेशन वही नहीं मिलेगी। पर यहाँ से पता चल जाता है कि किसका सर्वे किया गया। और सबसे मजेदार चीज यहाँ पे, टॉपिक वही है जो आप कर रहे हो, और ये टॉपिक पे सैंपल साइज कितना लिया गया है, 150 आ गया ना यहाँ पे। अभी तक जो आप क्लूलेस थे कि कितना लेना है, पता तो चल गया यार ये कि ये
150 लोग क्या कर रहे हैं ये तो पता चल गया एट ए ग्लांस, ये पर्टिकुलर चार्ट में। और ये पर्टिकुलर चार्ट में आपको ये वाला जो कॉलम है इसको रेफर करते हुए दो फिगर आपको मेंशन करनी है, एक है मिनिमम और दो है मैक्सिमम। कि आपकी फील्ड में जो रिसर्च हुआ है 150 लोगों ने जो किया है इसमें कम से कम सैंपल साइज सपोज 200 का है, मैक्सिमम ये सपोज 1400 का है। अभी आपको पता तो चल गई ना, रेंज 200 से 1400 के बीच में ही चल रहा है। ओके, आप क्या कर सकते हो, जाइए ना यहाँ मिडल में, कौन ऑब्जेक्शन लेगा कि आपने अगर 800 का ले लिया, कौन माइंड करेगा, और ये 800 कहाँ से आया बता तो सकते हो कि सर 150 पढ़ लिए है उसमें ये दिखा कि कम से कम 200 है, मैक्सिमम 1400 है, तो सर मिडल पकड़ लिया। इट इट मेक्स सेंस। अभी लग रहा है कि आप तैयारी करके बात कर रहे हो, हवे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लग रहा है कि तैयारी से आप बात कर रहे हो और आपके पास जस्टिफिकेशन है, पूछना है जो पूछना है पूछिए सर। और मैं फिर से एक रिकमेंड करूंगा, बीच में जाने से अच्छा ये एंड पे जितना बेटर जाओगे उतना और ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है आंसर। कि सर ये रेंज देख लिए 200 से 1400, सर आई थॉट कि आई मस्ट गो विथ मैक्सिमम लोग तो ऑब्जेक्शन छोड़िए, खड़े रह के तालियां बजाएंगे आपके लिए, बेहतरीन काम कर रहे हो यार। नहीं? इसमें ना, देखिए इसमें वाइवा में क्या होता है, जो वाइवा लेता है ना उनकी मानसिकता समझिए। आपने, पता है हमको कि आप गलतियां करने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ चीजें गलत होगी, ठीक है ना, कोई माइंड नहीं करता। पर जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आपकी सिंसियरिटी, आपकी मेहनत, ये भी तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। यानी में, और ये मेहनत की है वो दिखेगा कैसे बेटा, वो दिखेगा इस प्रकार से, एलर्ट से। और क्या, मैं और एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब आप वाइवा फेस करोगे, अभी भी कल से आपके सेमिनार शुरू हो रहे हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए आपके जो वाइवा आप फेस करोगे, 3-4 लेवल पे वाइवा होते हैं। पहला वाइवा जो शायद आपने फेस किया होगा, सिनॉप्सिस का वाइवा, वो आप क्रैक करके यहाँ तक आ चुके हो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा एक वाइवा जो रिसर्च सेंटर पे होता है आपका, प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला वाइवा। तीसरा एक वाइवा जो अभी प्री पीएचडी में आप कर रहे हो, प्री पीएचडी सेमिनार। उसके बाद आप जो करोगे प्री सबमिशन वाइवा होगा एक सेंटर पे, और एक होता है फाइनल वाइवा। यानी क्या, एक पीएचडी के दौरान कितने सारे वाइवा फेस करने, ये इतने सारे। इसमें आपने भी देखा होगा कि जितने वाइवा फेस कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम हम लोगों को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, पीपीटी बनाना है। अभी ये पीपीटी बनाते कैसे हैं, इसमें कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, हर स्लाइड पे क्या आना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे भी इनपुट की जरूरत है। पर वो मैं फिलहाल बात नहीं करूँगी, इसके ऊपर भी बहुत सारे सेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने लिए, हाउ टू फेस पीएचडी वाइवा पार्ट अ पार्ट। बात करते हैं मुद्दे की। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब भी पीपीटी बनाएंगे ना, एक चीज थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ इसलिए फॉलो करेंगे। आपको जो भी लग रहा है कि पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन का चैप्टर आ गया, आपका एलआर का चैप्टर को लेके पीपीटी बना लिया, आरएम के चैप्टर को लेके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आपने कुछ स्लाइड्स बना लिए, ये सब आप जो कर रहे हो बिल्कुल करिए। उसके बाद जहां आखिरी स्लाइड आ रही है ना थैंक यू की, या क्वेश्चन प्लीज वाली, इसके बाद स्लाइड्स मेंटेन करिए। इसको मैं कर रहा हूँ बफर स्लाइड्स। बफर स्लाइड में क्या जाएगा, ये जो मेन फ्लो है हमारा स्लाइड्स का, इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे डाले, हर चीज थोड़ी ना बारीक बारीक चीजें यहाँ पे डालेंगे स्लाइड्स पे। आपको किसी चीज को लेके सपोर्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने देखा है गलतियां क्या होती है, यहाँ पे जैसे एलआर के सेक्शन को लेके आपने स्लाइड्स बनाई है, यहाँ पे क्या दिखता है, आप भी देख लीजिए, आपने भी किया होगा। आपने जो आपने जो यहाँ स्लाइड बनाई है उसमें जो चैप्टर है उसका पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे होता है, साइटेशन पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये गलत तरीका है एलआर की स्लाइड्स बनाने का। यहाँ पे अपेक्षा क्या है, आपने एलआर कितने किए हैं, कहाँ से किए हैं, कितने कंट्रीज के किए हुए हैं, आपकी थीम सब थीम क्या थी, रिसर्च गैप्स क्या आइडेंटिफाई किए, ये पॉइंटर्स अगला चाह रहा है और आप क्या दिखा रहे हो उसको तो आपके पूरे थीसिस के चैप्टर के यहाँ स्क्रीनशॉट्स, डजंट लुक गुड। यहाँ पे ये डालना अपेक्षित ही नहीं है। यहाँ पे मुद्दे डालो जो अगला ढूंढ रहा है, और इसको लेके डिटेलिंग करनी है ना, वो जाओ नहीं यहाँ बफर में। जैसे अभी सैम्पलिंग की बात हो रही थी, जहाँ सैम्पलिंग की बात हो रही थी, जस्ट मिनट,
ओके, अभी जैसे सैम्पलिंग को लेके बात हो रही थी, तो आपकी जो मेन स्लाइड है सैम्पलिंग को लेके, क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, अभी सैंपल डिजाइन को लेके आपने स्लाइड बनाई है, इसमें ऑब्वियसली आपकी टारगेट पॉपुलेशन, आपका एरिया कहाँ पे आपने सर्वे किया, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम आ गया, सैंपल साइज आ गया आपका, जिसको एन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आपने मेथड क्या यूज की, ये पॉइंटर आ गए। यहाँ पे तो आपने सिर्फ 100-400 लिखा है। ओके, अभी मेन स्लाइड पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन जा रही है, पर इसको लेके अगर कुछ चर्चा हो रही, डिबेट हो रही कि ये समझाइए कहाँ से आया, आप समझा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अगर वो डिबेट और ज्यादा बढ़ रही है तो इसको लेके कुछ सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन तो लगेगी कि यहाँ से कहाँ से आया। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी जो मास्टर चार्ट आपने बना के रखा है ना आपके पास, वो चार्ट आप स्लाइड में डाल दीजिए, पर वो बफर में जाएगा। जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चनिंग होगी तो वो बफर पे चाहिए, और दिखा दीजिए कि सर दिस इज व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड दिस इज हाउ आई कंप्यूटेड माय सैंपल साइज। सो ट्राई टू मेंटेन बफर स्लाइड्स एज वेल, जहां कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े, या एक डाउट बहुत बार ये भी होता है कि आपने सर्वे किया, जैसे आपने डेटा कलेक्शन की स्लाइड बनाई है, आप यहाँ पे लिख रहे हो कि डेटा कैसे कलेक्ट किया, कौन सी मेथड फॉलो की, वगैरह वगैरह, और यहीं पे कहीं आप अगर रियल लाइफ पिक्चर्स डाल देते हो, यू आर इन एक्शन, एक आध दो पिक्चर्स अगर आप डाल देते हो कि जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो वो प्रेजेंटेशन को जान आ जाती है, गेटिंग में। और सबटली ना यही चलते रहता है कि सही में ये गया था क्या फील्ड में, ये बोल रहा है कि मैं अमरावती गया था, और वहां पे तो दिखा दीजिए ना अमरावती में आप थे, लाइव एक्शन में थे, सर्वे कर रहे थे, पर वो सबटली आना चाहिए। दीज आर फ्यू ट्रिक्स पार्ट अपार्ट। नेक्स्ट मेथड जो है सैंपल साइज कंप्यूट करने की, एलआर एक मुझे लगता है बेटर मेथड है, कि हवे में बात करने से अच्छा एलआर आपने किया हुआ है, एलआर से आपने सैंपल साइज का कंप्यूटेशन किया है, लुक्स लॉजिकल। दूसरी एक मेथड है वो है रिडिरेक्शनल टेबल्स। ये बहुत सारे टेबल्स आते हैं, कुछ जो पॉपुलर है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बार्टलेट का टेबल है, आप इवन गूगल पे भी चेक कर सकते हो बार्टलेट का टेबल। इसमें आप देख सकते हो कि ये पॉपुलेशन का साइज आपको अप्रोक्सीमेटली भी मालूम है तो भी चल जाता है, प्रिसाइजली मालूम होने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि आपका पॉपुलेशन का साइज लगभग 10 लाख के आसपास होना चाहिए, ये 5 के बाद सीधा 10 है ना, अगर 7-8 लाख भी होगा तो भी आप 10 लाख को रेफर कर सकते हो। फिर कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है, 95 और 99 दोनों में से किसी एक ही लेवल पे काम करते हैं। मोस्टली हम लोग सर्वे 95% पे ही करते हैं, यानी इस तरफ देखने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाता है एरर। एरर मैंने आपको बताया 3% के आसपास चलती है, यहाँ पे 3.5 है और 2.5 है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 के साथ जाएंगे ना, जितनी एरर कम उतने बेटर रिजल्ट आते हैं। ओके, तो आप सीधा यहाँ पे जंप करेंगे। ये है आपका 10 लाख का टारगेट पॉपुलेशन का साइज, और आपका सैंपल साइज आ रहा है 1534। अभी आप बता रहे हो ना कि मेरा सैंपल साइज 1534 है, अगला पूछ रहा है कहाँ से आया, क्रेडिट गोज टू बाटलेट साहब, साइटेशन दे देंगे, इट इज सो सिंपल। और अगला भी इसके ऊपर फिर ये नहीं पूछता कि बाटलेट कौन था, उनको मालूम है कि आप मेहनत करके आए हैं। तो एक मैं बता रहा हूँ, हम लोग की वाइवा लेते हैं ना, देखिए जो पैनल होता है ना वाइवा का, वो खुश कब होता है, getting it? वो खुश तब होता है जब आप लोगों से हम लोगों को कोई नई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप तो नए जनरेशन के हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू आर ब्लेस्ड जनरेशन। आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है, हमको जिंदगी में कभी नहीं मिले जो आपका वाइवा ले रहे हैं। आपका पैनल देख लीजिए, वाइवा लेने वाला 45 की उम्र से नीचे जनरली कोई नहीं होता है पैनल में, 45 से ऊपर वाले, यानी क्या ये आपसे एक जनरेशन ऊपर है, यानी क्या ये लोगों ने बहुत, जो भी इनको आता है बहुत स्ट्रगल करके इन्होंने सीखा है, और आज ये हर एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे, जो आपके लिए बहुत आसान चीज है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। यानी क्या, आप लोगों से अगर हमको एक भी कोई नई चीज पता चल जाती है वाइवा के दौरान, तो हम लोग 4 गलतियां माफ कर देते हैं, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कंटेम्पररीनेस जो है ना, ये आने दीजिए। जैसे बार्टलेट आप बता रहे हो, जो शायद पैनल को नहीं मालूम रहता है, यानी में ऐसे अगर कुछ इनपुट्स आते हैं ना, तो छोटी मोटी गलतियां जो है वाइवा में वो ओवर शेडो हो जाती है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज बता दी है कि जो बहुत ही कंटेम्पररी है, नई है, और आपके पैनल के लिए ही नहीं है, ऑडियंस के लिए नहीं है। तो वो ना सबतरी हमारे बैक इन माइंड ये तालियां बजती रहती है कि यार अच्छा काम किया है। ये एक इंप्रेशन पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। ये और एक टेबल है ग्लेन साहब का, पर ये मैं बहुत ज्यादा रेफर नहीं करता हूँ, वही बार्टलेट का ही जनरली हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। बहुत सारे टेबल्स है ये, क्रेगजी मॉर्गन का टेबल है, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और कितने सारे लोगों ने ये यूज किया होगा। और एक मैं मेथड भी बता रहा हूँ, स्लोविन की है, यामिनी की, वो भी बता रहा हूँ मैं, वो बहुत लोग यूज करते हैं। आप स्कोपस के पेपर्स देखेंगे, यामिनी का टेबल आपको दिखेगा। ये विलियम जिकमैन में एक टेबल है, पर ये समझाने का टाइम नहीं है इतना सारा, और ये है रेडी रेकनर टेबल्स। उसके बाद आते हैं कैलकुलेटर्स, यानी इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं।
मैं दिखा देता हूँ, सैंपल साइज कैलकुलेटर्स यूज करके सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा गूगल पे जा रहा हूँ। थोड़ा कंफर्म करेंगे, गूगल की सर्च विंडो दिख रही है आपको मेरी? एनीवन प्लीज? यस सर। यस सर। मैं गूगल की सर्च विंडो में हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली सैंपल साइज कैलकुलेटर टाइप किया है। आप देख रहे हैं जैसे मैंने सैंपल साइज कैलकुलेटर टाइप किया, ये देखिए करोड़ों में रिजल्ट्स आ रहे हैं। इतने करोड़ कैलकुलेटर्स है, सॉफ्टवेयर है सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। अभी बात ये होती है कि इसमें से कौन सा यूज करें। तो मैं आपको एक दो तीन सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी बता देता हूँ और जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। ये जो पहला दिख रहा है आपको, ये बहुत ही वेल नोन और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सर्वे मंकी का। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ओपन किया। देखिए ये सॉफ्टवेयर है कैलकुलेट योर सैंपल साइज, ये सर्वे मंकी का है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, पॉपुलेशन का साइज आपको अप्रोक्सीमेटली भी मालूम है, जैसे हम लोग को हाउस वाइफ के लिए बोल रहे थे 7 लाख का, ये मैंने टाइप किया 7 लाख। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, और दो ही लेवल पे काम करते हैं, 95 या 99। 95 इज क्वाइट एक्सेप्टेड। उसके बाद एरर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सर्वे बेसिस प्रोजेक्ट में 3% का टॉलरेंस माना जाता है। जैसे मैंने 3 टाइप किया, आप देख रहे हो कि सैंपल साइज आपकी स्क्रीन पे है। ये सैंपल साइज पे आपको अपडेट करना है, इससे ऊपर कुछ भी हो वो चल जाता है, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। दिस इज द लॉजिक। बढ़ेंगे, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, कर सकते हैं आप। कि आप 1100 बोलेंगे तो आप बताओगे कैसे? अगर आपको पूछता है कोई कि 1100 कैसे, मैं तो बोल रहा हूँ इतना ही रख दीजिए ना, ऑड रहा तो और बेटर लगता है इंप्रेशन को। अगर आप 1100 बोल रहे हो तो अगला आपको पूछ रहा है कि कहाँ से आया फिगर, तो आप बता सकते हो सर्वे मंकी से आया है। और आपको भी मालूम है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अब ये बैक एंड में क्या चल रहा है उसके टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं, पर अगर जाना ही है तो मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा ये यहीं पे साइट पे ही है, ये फॉर्मूला है। ये किताबों में है, किताबों में तो ये जन्म में ये सब समझने से रहा हम लोगों को। ये देख के डर लगता है ना आदमी को, पर आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं, वो सब प्रोग्राम बन के तैयार है ना। ये जेड यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो हम लोग 95% कहते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, जेड की वैल्यू 1.96 आती है। अभी हमने वहां पे सॉफ्टवेयर में हमने हमको पूछा था उसने 90 आपकी लेवल क्या है, हमने 95 बोला, तो सॉफ्टवेयर ने 1.96 ले ली है जेड की वैल्यू। और यही अगर आप बोल रहे हैं 99%, तो सॉफ्टवेयर ये वैल्यू को 2.58 ले लेता है अपने आप। ये टेक्निकलिटीज है, पर इसके टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं। ये जो एरर आपने 3% डाला है वो ये है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और 1 - को क्यों कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सब जो आपने इन्फॉर्मेशन फीड की है वो अपने आप ले लेता है। ये वैल्यू जनरली सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम है ये 0.5 है, और ये जो है 0.5 है। अभी ये वैल्यूज जो हमने ली है ना, वैल्यूज क्या आ गई, जेड की वैल्यू 1.96, ये पी 0.5, क्यू 0.5 और ई पॉइंट 3 तक है, 0.03। ये सब वैल्यूज है आपके पास, ये फॉर्मूला में पुटअप करी है, वही आंसर आएगा जो यहाँ पे है। 1066 जो आया था ना, ये कैसे आया वो भी समझा दिया मैंने आपको। ये प्रोग्राम्ड है। तो ये पहले मैन्युअली करते थे, मैंने मेरा जो रिसर्च किया था, मेरा पहला पीएचडी 2004 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, उस वक्त मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था, पर मैन्युअली किया था। इसलिए मुझे ये टेक्निकलिटीज मालूम है। और आपको ये टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि सर्वे मंकी से किया। अरे वो जेड क्या है, वो 1.96 लेना है, वो सब याद नहीं रहा तो भी चल जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने, ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, राव सॉफ्ट का है। इस पे सर्वे सिस्टम एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। सर्वे सिस्टम का एक मेरा अनुभव भी बता देता हूँ। एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ही कॉलेज में हुआ है, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही कॉलेज का और ना ही सर का, पर उनके कॉलेज में हुआ है। कल ही मेरी उनसे बात हुई, इसलिए मुझे मैं इनके कॉलेज में एज ए एक्सटर्नल करके वाइवा लेने गया था, और इनके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, इनका वाइवा ले रहा था मैं, फाइनल एग्जाम का। उस वक्त मुझे कुछ 15 से 20 स्टूडेंट्स इवेलुएट करने थे, और मेरे सामने ये प्रोजेक्ट्स ला के रखे थे उनके, और एक एक करके मैं देख रहा था। एक बंदा आया, जैसे आपको मालूम है कि वाइवा में एक का वाइवा हो जाने के बाद दूसरा जब आता है, उतने गैप में हम लोग वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या किया है।
तो वही हुआ, एक बंदे का वाइवा लिया मैंने और वो जा रहा था दूसरा अंदर रूम में आने से पहले, उतने टाइम में अगला कौन आ रहा है उसका प्रोजेक्ट उठा के मैंने देख लिया। और मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बंदे ने सैंपल साइज 384 लिखा था। ओके। और 384 का सिग्निफिकेंस क्या है मुझे मालूम है, एज ए स्टैटिस्टिशियन ये एक बेंचमार्क फिगर माना जाता है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में, कि आपका सैंपल साइज 384 के नीचे नहीं होना चाहिए, ये मुझे मालूम है। मुझे तो ताज्जुब ये लगा कि ये बंदे को कैसे मालूम ये चीज। तो वो आया बराबर, मैंने उसने मुझे ग्रीट वगैरह किया, मैंने बैठने के लिए बोला। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरा वाइवा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुझे, उसका सिर्फ आंसर दे दे, मैं तेरे को अच्छे मार्क्स दे दूंगा, मुझे नहीं लेना वाइवा तेरा। तो उसने पूछा, उसने बोला मेरे को कि सर पूछिए। मैंने बोला यार ये 384 कहाँ से आया। आपको सुन के ताज्जुब होगा, वो बंदे ने आंसर दिया सर सर्वे सिस्टम यूज किया। आई वाज सो अगस्ट कि ये बंदा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, सैंपल साइज निकालने का कोई सॉफ्टवेयर है जिसका नाम सर्वे सिस्टम है, ये बंदे को मालूम है। आई वाज सो अगस्त, क्योंकि पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी मैंने ये इस भाषा में बात करते हुए कभी नहीं सुना था। ओके। मैंने उसको बोला कि मोबाइल फोन है। हाँ सर है बोले, पर हम लोगों को कॉलेज से इंस्ट्रक्शंस है कि वो स्विच ऑफ करके रखना है। मैंने बोला फोन निकालो और स्विच ऑन करो। तो वो मेरे बाजू में उनके इंटरनल गाइड बैठे थे, उनकी तरफ देखा। तो मैंने बोला वो सर परमिशन देंगे आपको, मैं बोल रहा हूँ आप आपका फोन स्विच ऑन करिए। बोला इंटरनेट चालू है, हाँ सर इंटरनेट चालू है। बोला सर्विस सिस्टम ओपन कर, और मुझे ये 384 ला के दिखा, आपने क्या फिगर्स डाले मुझे वो देखना है। सही में वो बंदे ने 1 मिनट के अंदर ये सब किया, और मेरे सामने वो स्क्रीन दिखाती कि सर ये 384 आ रहा है। मैं तो यार उसके लिए मन में खड़े होके ही मन में ही तालियां बजाई कि यार ऐसे वाइवा याद रह जाते, और हम इवैल्यूएटर यही देखना चाहते हैं, और ऐसे ही वाइवा तो याद रहता है। अदरवाइज तो यार एक दिन में हाल ही में मैंने 7 वाइवा दिए हैं सिनॉप्सिस के, एक भी याद नहीं है। कारण ही वही है कि क्या वही रूटीन घिसा पीटा, तैयारी नहीं। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत आते हैं, पर अच्छे एक्सपीरियंसेस वाले वाइवा हमेशा याद रह जाते हैं। और सर्वे सिस्टम में जब भी देखता हूँ मुझे वो बंदे की याद आती है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं आपको, वही है, इसके रिजल्ट भी बिल्कुल सेम आएंगे आपके इसके साथ ही, सर्वे मंकी के जो है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे डिफॉल्ट सेटिंग होती है सभी सॉफ्टवेयर की। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी वही है, हमको एरर देनी है, ये जो 3% बोल रहे थे। पॉपुलेशन की फिगर 7 लाख डाल के देखते हो 1066 आता है, आना तो चाहिए। बोल तो रहो इतना कॉन्फिडेंस है, लेट मी चेक। ये मैं 3% पॉपुलेशन डालते साथ। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल 3 क्यों डाल रहे हैं, मतलब व्हाट इज दैट, ऐसे एरर नहीं? एरर नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं है। ऐसे ही उस नहीं लेते हो, बता देता हूँ मैं। ये फिगर तो वही आ रहे हैं, वहां पे 1066 आया था, वहां पे यहाँ पे 106 पे आया। अभी आपने ये पूछा है तो ये बता देता हूँ। ये जो एरर है ना, सैम्पलिंग एरर कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला, दोनों चीजें अलग है। एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल में फर्क है, पर यहाँ पे हम उतना ही टॉलरेंस ले रहे हैं। एक्चुअली बेसिक मीनिंग इसका टॉलरेंस ही है, टॉलरेंस ऑफ एरर। और जब भी थोड़ी देर पहले हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे, मैंने आपको वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर समझाते हुए जो बोला ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस शब्द मैंने वहां पे यूज किया था टॉलरेंस के लिए। पार्ट अपार्ट अभी आपने पूछा इसलिए बता देता हूँ मैं। ये जो रेंज है एरर की, ये 1 to 10% है। अच्छा। ये 1 to 10% के बीच में कहीं पे भी ले सकते हैं आप। पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड फिगर है हमारे जैसे पीएचडी एकेडमिशियन के लिए, 3 से 5% की लिमिट है। गवर्नमेंट के एनएसएसओ वगैरह आपको मालूम है कि जो हमेशा सर्वे करते रहते हैं, ये लोग 3% पे काम करते हैं, क्योंकि इनके पॉलिसी मैटर्स डिटरमाइन होते हैं सर्वे से। ओके। इनके बहुत सारे सर्वे होते हैं। अभी हाल ही में वो जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे हुआ था बीच में, उसका सैंपल साइज 44,000 कुछ था। ये मैं बहुत क्लोजली फॉलो भी करता हूँ, और वहां पे मैंने इंटरव्यूज देखे थे उनके, उन्होंने 3% पे ही काम किया था। पार्ट ऑफ पार्ट। तो मैं भले ही हमारे पीएचडी स्कॉलर के लिए 3 से 5% की टॉलरेंस है, पर मैं हमेशा ही मेरे अंडर जो स्कॉलर्स या मेरे पास जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि 3% पे ही काम करना है। और 1% वगैरह ये जो बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, खास करके लाइफ साइंसेस में वगैरह, उसमें 1% हो क्या, 0.01 पे वगैरह वो काम करते हैं, 0.001 वगैरह, यानी 0.1% वगैरह ऐसे पे काम करते हो, जब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। पर सर्वे पे इतने सेंसिटिव थोड़ी ना होते हैं, यहाँ पे 3% तक चल जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत है, और एक आप राव सॉफ्ट नाम से है, मैं यहाँ पे होगा ही वो लिस्ट में, पर बता देता हूँ कितना मैं फॉलो करूंगा ना ये सब चीजों को।
RAO है, राव सॉफ्ट। ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, इसे थोड़ा सा आपको फॉलो करनी होगी ये चीज़ें। और एक सॉफ्टवेयर है जो साइंस वाले हैं, वो शायद वेट कर रहे होंगे कि मैं उनके लिए कब बात करूंगा। देखता हूँ, मैंने डाउनलोड किया है क्योंकि हाल ही में मैंने मेरा लैपटॉप फॉर्मेट किया था, मैंने रीइंस्टॉल किया है कि नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या। अदरवाइज आप लिख लेंगे, जो साइंस वाले हैं लिख के होगा नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन अगर करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 मिनट है, मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। वही किया है मैंने इंस्टॉलेशन का, नहीं किया है पर मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये ऐसे, जैसे मैंने सर्वे मंकी 1 मिनट में बता दिया कि कैसे करते हैं, वो जी पावर 1 मिनट में करूंगा तो भी इतनी आसानी से समझता नहीं। वो जी पावर नाम से है, और मुझे जो मालूम है एक ओपन ईपीआई नाम से आता है साइंस वालों के लिए। ओपन ईपी या ओपन ईपीआई ऐसा कुछ कहते हैं इसको। मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने ये यूज़ किया है जी पावर। ये बड़ा ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, पर इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज, ये पावर बेस पे काम करता है। ये टेस्ट ऑफ द पावर ऑफ द टेस्ट कहते हैं जिसको, उस पे काम करता है ये। और अभी जो हम सर्वे मंकी वगैरह जो बोल रहे थे ना, वो अल्फा पे काम करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, और ये बीटा पे काम करता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है ये दोनों, यानी ये सर्वे बेस्ड सॉफ्टवेयर और ये। और पावर जनरली 0.8 लेते हैं हम लोग, 80%। यानी क्या, यहाँ पे अल्फा जो हम लोग 5% बोल रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% है। बचा हुआ 5% यानी सिग्निफिकेंस लेवल, इसका 4 गुना। इसका 4 गुना कितना, 20। तो 100 - 20 करेंगे आप तो ये आता है 80%, और वही पावर माना जाता है। और ये पावर पे काम करता है, इसमें फैमिलीज है टेस्ट की। तो जी पावर में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इन द सेंस, लिमिटेशन ये है कि जो कोई भी जी पावर यूज कर रहा है उसको स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग आना चाहिए। क्योंकि फैमिलीज है, टी फैमिली है या फिर एनोवा फैमिली है, बहुत सारी फैमिलीज है, कोरिलेशन की फैमिली है। ये जो फैमिलीज है, ये फैमिलीज की टेस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, और आप कौन सी यूज कर रहे हैं उसका ही इनपुट देना होता है। अभी यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिए हैं, हमने कॉन्फिडेंस लेवल दिया, पॉपुलेशन का साइज का इनपुट दिया, और एरर, ये तीन ही तो इनपुट दिए सॉफ्टवेयर को। ये बड़े आसान है, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जी पावर वगैरह जब यूज करेंगे, इसमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज लगता है। तो पावर 80% ही लेना है क्या, या और कुछ कम करना है इसको, या ज्यादा करना है, ये नॉलेज एक टेक्निकल सेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप कौन सी टेस्ट कर रहे हैं, ये नॉलेज अगर है आपको, और आपके ग्रुप्स ऑब्वियसली कि कंट्रोल ग्रुप कितने हैं आपके, ये तो पता होता है आपको। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल कितने हैं, जैसे एक कंट्रोल, और आपने अभी जो मैंने किया था एक 8 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और एक कंट्रोल के लिए हाल ही में मैंने कंसल्टेंसी की थी, तो टोटल 9 ग्रुप्स थे। और वो एनोवा फैमिली थी। हाँ बोलिए। स्क्रीन शेअर करा ना. अरे एवढं सगळं लिहिलं मी. सर एक डाउट है हाँ सर, पूछिए ना। सर, रिस्पांस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सुना नहीं मैंने। एक्चुअली रॉ सॉफ्ट आप बोले तो मैं देख रहा था, तो इसमें भी अच्छा, 106। रॉ सॉफ्ट में, हाँ, रॉ सॉफ्ट में वो 50% होगा बाय हाँ डिफॉल्ट वो, सेटिंग उसमें। वो हाँ बाय डिफॉल्ट उतना ही रहता है, उतना ही लेना है। उसके सामने लिखा ही है ना सर, वो जो रेक्टेंगल है ना, हाँ हाँ रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, response। उसके ठीक सामने देखिए रेक्टेंगल, उसमें बॉक्स पे लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या है। अच्छा 1 मिनट में खोल देता हूँ, मेरे सामने ही है ये। रॉ सॉफ्ट होगा ही इसमें, हाँ, ये तो है रॉ सॉफ्ट। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बोल रहे हैं ना आप, रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये 50% ही होता है। सर, और एक ये लिखा है ना सर, यहाँ पे लिखा है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके साथ छेड़छाड़ करना ही नहीं है सर, ये 50% ही लेते हैं। ठीक है। सर दूसरा चीज, कॉन्फिडेंस लेवल 95 यहाँ दिया, 99 और 90। तो हम्म दिस डिपेंड्स ऑन, जैसे आपने बोला कि इसका जैसे रिसर्च का एरर रेंज है 1 to 10%, तो वैसे हम्म कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब, ऐसा भी कुछ है क्या? 95% जनरली लेते हैं, अच्छा, या फिर 99। 90 पे काम नहीं करना चाहिए। 90 और उससे कम तो नहीं करना चाहिए। 95 इज क्वाइट एक्सेप्टेड। ओके 95 इज साइंस वाले 99 पे करते हैं सर्वे, जो है आप जिसको बिलोंग करते हैं इकोनॉमिक्स, 95% इज क्वाइट एक्सेप्टेड। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। 90 पे काम नहीं करना चाहिए। ये तीन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। तो सर एक 95 है,
अभी ये क्या है ये समझाने के लिए सर एक 10 मिनट लगते हैं, तो मैं एक्चुअली ये नहीं, सैम्पलिंग का कवर करने के मूड में हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा वगैरह क्या है वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है ना, समझा सकता हूँ, पर वो थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम भी थोड़ा कम है। नो इश्यूज। देखते हैं ना, अगर आखिरी में टाइम रहा क्वेश्चन आंसर के वक्त तो मैं समझा दूंगा आपको, थोड़ा टाइम लगता है सर। जो चीज सर मुझे समझने के लिए 15 साल लग गए, आपको समझाने के लिए कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ना सर। सर्वे सिस्टम बता दिया मैंने, एक स्मार्ट सर्वे भी है, ये बिल्कुल सर्वे मंकी जैसा ही काम करता है। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं। एक मैकऔर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं मैकऔर। आप गूगल में जाके मैकऔर सैंपल साइज कैलकुलेटर वहाँ टाइप करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, मैंने डाउनलोड करके रखा था, फ्री डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर। और रिजल्ट एकदम सेम आते हैं, आप सर्वे मंकी करिए, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करिए, रिजल्ट सेम आते हैं अगर इन्फॉर्मेशन सेम है तो, क्योंकि वो फार्मूला तो वही सबने प्रोग्राम करके रखा है ना, इसलिए रिजल्ट सेम ही आएंगे। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लोग कल बात कर रहे थे, अगर आप लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हो, और करते ही है ना यार, सर्वे कर रहे हो यानी लिकर्ट के सिवा सर्वे होता है ऐसा होता ही नहीं है। लिकर्ट कर रहे हो और आपके, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेटा रिक्वायरमेंट C1 C2 C3 C4, ठीक है, ये आपके लिकर्ट के है पूरे कंस्ट्रक्टिव सपोज। आपने इसमें कितने स्टेटमेंट, जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, वो कितने यूज किए, सपोज 7, वो कल का याद आ रहा है मुझे, कंज्यूमर एटीट्यूड 7 लिए थे उसमें। C2 में सपोज मैंने 11 इंडिकेटर्स लिए। C3 में मैं ले रहा हूँ सपोज 5 इंडिकेटर्स। हाल ही में मैंने हायरार्किकल रिग्रेशन पे भी काम किया, ये सब वही के फिगर्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में। C4 पे मैंने 3 ही लिए हैं, और C5 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसमें भी 3 ही थे। अभी आप कैलकुलेट करिए, 7 + 11 18 + 5 23, 23 और 6 29 हो गए। इसको कहते हैं नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यूज इन ए क्वेश्चनर। इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे, ये सैंपल साइज आ रहा है 290। यानी क्या, ये सर्वे करने के लिए आपका सैंपल साइज 9 है, 290 से कम होना ही नहीं चाहिए। गॉट इट। ये जो क्राइटेरिया, इसको ननेलिस क्राइटेरिया कहता है, आप लिख रहेंगे, गूगल करिए, मिल जाएगा आपको ये। मैं जो बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर है ननेली का, ननेलिस प्रिंसिपल या ननेलिस क्राइटेरिया इसको कहता है। और कोचरन साहब ने बहुत काम करके रखा है इसके बारे में, ये नाम भी नोट करके रख लिया। अच्छा खासा काम किया कोचरन साहब ने सैंपल साइज कंप्यूटेशन पे, और इनका कहना है एक पर्टिकुलर स्केल, जैसे इतना ही है आपका C1 है, 7 आइटम्स है, इसके लिए 120 से नीचे होना ही नहीं चाहिए सैंपल साइज, कम से कम 120 लगता है कोई भी लिकर्ट का डेटा एनालाइज करने के लिए। तो ये ऐसा कोई स्टीरियोटिपिकल एक आंसर नहीं कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये टॉपिक है, कितना सैंपल साइज दो। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, अगर कोई वो बता भी रहा है आपको तो समझ लेना उसका भी अपडेशन पूरा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपल क्राइटेरियाज सेट करने होते हैं, और फिर मल्टीपल क्राइटेरियाज यूज करके एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सैंपल साइजेस आते हैं, उसका क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप देखेंगे आपका एक ही प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैं मेथड्स चेंज कर रहा हूँ, आपका ही एक ही प्रोजेक्ट का सैंपल साइज चेंज हो रहा है, उसमें से फाइनल कौन सा लेना है वो मैं बता रहा हूँ, पर ये नॉनेलिस का क्राइटेरिया है जो आपको। एक चाउ का क्राइटेरिया ये भी नोट कर लेंगे आप, चाउस क्राइटेरिया फॉर सैंपल साइज डिटर्मिनेशन भी है इसमें। अगर ये कंस्ट्रक्ट बहुत ज्यादा जा रहे हैं आपके कंस्ट्रक्ट, सपोज हाल ही में मैंने कंसल्टेंसी की थी, उसमें 11 कंस्ट्रक्ट पे काम किया था, और ये आइटम जा रहे थे लगभग कुछ 67 आइटम्स थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 किया था तो ये 670 का सैंपल था। और हमने जो दूसरा क्राइटेरिया यूज किया था उसमें 685 का सैंपल साइज आ रहा था, तो मैंने वो बंदे को ये रिकमेंड किया था कि हम लोग 685 पे ऑपरेट करें। जब भी दुविधा होगी ना, तो मैं आंख मूंद करके बता देता हूँ आपको कि ये दो मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो, सैंपल साइजेस अलग अलग आ रहे हैं, तो जो मेथड से बड़ा सैंपल साइज आ रहा है वो फाइनल लेना चाहिए। तो चाउ से हमारा आ रहा था, सॉरी नरेश से आ रहा था 670, और दूसरे एक मेथड से हमने किया था 685 आया था, तो फाइनली फिर इस पे काम किए थे। और अभी हमने एक रिसेंटली एक मैंने कंसल्टेंसी की थी, उसमें 784 का सैंपल साइज दिया था मैंने उसको कैलकुलेट करके। सो पार्ट अपार्ट ये ऐसा नहीं है कि हम सिनॉप से आपको भी मालूम है, जो भी मुझे थोड़ा सा गौर से सुन रहे हैं, आपने सैंपल साइज कब लिखा, आपके प्रोजेक्ट का सैंपल साइज कब डिसाइड किया, तो ये किया था आपने सिनॉप्सिस बनाते वक्त।
सिनॉप्सिस बनाते वक्त की प्रक्रिया थोड़ी सी याद करिए, कितना टाइम लिया था आपने सिनॉप्सिस बनाने के लिए। और हमारी जनरली एक आदत ये है कि जब तक वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सबमिशन की डेट नहीं आती तब तक तो हम जनरली काम बहुत ज़्यादा सीरियसली करते ही नहीं। यूनिवर्सिटी भी है कि हम लोगों को 7 दिन देती है कि 7 दिन में सिनॉप्सिस सबमिट करिए। तो फिर पहले 2 दिन ये सोचने में चले जाते हैं कि इस बार डालना कि नहीं डालना सिनॉप्सिस। उसके बाद फिर टॉपिक कौन सा लेना चाहिए, और उसके बाद फिर सिनॉप्सिस राइटिंग 2 दिन 3 दिन में। तो ऑब्वियसली गलतियां तो होनी ही है। आप 5 साल में क्या करने वाले हो वो 2 दिन में कैसे डिसाइड होगा, और इतना सारा। तो उस वक्त सैंपल साइज की बात होती है कि कितना लिखूं वहां पे। 1 मिनट के लिए तो सोचते होंगे नहीं यहाँ पे क्या लिखूं। तो फिर क्राइटेरिया क्या बन जाता है, क्या लिखूं, तो फिर दोस्त ने क्या लिया या फिर सुपरवाइजर जो बताते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। उसमें साइंस थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यानी में क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है वहां पे। और अभी जब प्री पीएचडी कोर्स वर्क करते हैं तब पता चलता है कि अरे यार इतनी सारी मेथड्स हैं, और जिस वक्त लिखा उस वक्त मालूम होता तो और मजा आई होती। कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट तो कर सकते हैं ना। अभी एक सवाल ये भी उठता है कि सर सिनॉप्सिस में 400 लिखा है और अभी आप जो पढ़ा रहे हो उसमें 784 आ रहा है, क्या करूं। मैं बोल रहा हूँ करो ना यार 784। देखिए यहाँ पे एक जो मुझे बार बार क्वेश्चन आता है कि सर सिनॉप्सिस में चेंजेस कर सकते क्या। अभी बड़ा सेंसिटिव इशू है, सिनॉप्सिस आरआरसी से ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। देखिए इसका जवाब ये बन जाता है कि अगर आप आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी बेटर करने के लिए कुछ चेंजेस करना चाहते हो, खास करके टॉपिक और टाइटल आपका तो चेंज होने से रहा, उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर है। ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में वेरिएबल ऑपरेशनलाइजेशन वगैरह ये परमिसिबल होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा विजन क्लियर नहीं होता है। जब करने जाते हैं तब पता चलता है, एलआर करने के बाद बहुत सारे इंसाइट्स आ जाते हैं। तो अगर आप आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए चेंजेस कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सिस्टम का हर एक जो है जो जुड़ा है आपके प्रोजेक्ट से, वो आरआरसी के लोग हो या यूनिवर्सिटी खुद हो या आपके सुपरवाइजर हो या हम ट्रेनर्स हो, हम सब यही चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा करें। और आप अच्छा करने के लिए कुछ चेंज करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कोई मैटर करेगा या कोई उसको माइंड करेगा। आपको वाइवा में अगर कोई पूछता है कि आपने सिनॉप्सिस में तो ये लिखा था और अभी आप ये बता रहे हो, उस वक्त आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, किस तरीके से कन्विंस करते हो। और अगर आप ये कन्विंस कर देते हो कि सर उस वक्त नहीं इतना विजन क्लियर था, अभी जब वर्कशॉप किए, इनसाइट्स आए, एलआर किया, सब तब जाके समझ आई कि ये चीज को ही और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, इसलिए वो और बेहतर बनाने के लिए जो चीजें हैं सिनॉप्सिस में उसको कम किसी भी सेंस में नहीं किया गया है सर, उसमें चीजें ऐड ही की गई हैं सो दैट एक कंप्लीटनेस आ जाए। तो मुझे नहीं लगता अगला कोई माइंड करेगा। आपने सिनॉप्सिस में 400 का सैंपल साइज लिया और आप एक्चुअल सर्वे 784 का कर रहे हो, कौन माइंड करेगा। आप बढ़ा ही रहे हो ना, खुद का ही काम बढ़ा रहे हो। इससे क्या पता चल रहा है, आप जो चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस बेटरमेंट के लिए है। और सिस्टम में हर कोई यही चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी आए, यानी आपकी खुद की इमेज, आपके सुपरवाइजर की इमेज, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की इमेज भी इससे बनती है। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा कि आप कर रहे हो तो अच्छा ही करो, पर आपको वो उसको समझाते आना चाहिए कि आपने जो चेंज किया है वो बेटरमेंट के लिए किया है, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज मैंने बता दिया आपको, नने का बता दिया आपको मैंने। उसके बाद एक फॉर्मूला है, अगर आपको जानना है तो ये स्लोविन का फॉर्मूला, इसको येमेनीज भी कहते हैं, जो बहुत सारे रिसर्च पेपर में दिखेगा आपको। येमेनीज फॉर्मूला ऑफ सैंपल साइज रिटर्न, मैं जो बता रहा था ना वो पूरा 136 पेजेस की किताब है, उसमें बहुत सारे तरीके दिए और ये सब फॉर्मूला बेस्ड ही है। वो किताब मैंने एक सीटिंग में पढ़ी है। हाँ, एक सीटिंग में 136 पेजेस मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि आई वाज सो क्यूरियस। मेरा डोमेन है यार ये सैम्पलिंग का, इसके लिए तो लोग शायद मुझे जानते भी है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इसके ऊपर बात करता हूँ करके, क्वेश्चन डिजाइनिंग या बाकी जो सर्वे बेसिस प्रोजेक्ट्स में। इसमें ना मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला है, दो ही चीजें लगती है इसमें, एक एन यानी आपका पॉपुलेशन का साइज अप्रोक्सीमेटली मालूम रहा तो भी, और ये ई एन है, ये एक्चुअली अल्फा है। ये नेट से कॉपी पेस्ट किया मैंने, ये ई एन है अल्फा, जो 0.05 होता है। पी वैल्यू इसके साथ ही तो कंपेयर करते हैं ना हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल के साथ। ये दो ही वैल्यू है, ये 0.5 तो वैसे ही रखना है, ये सिर्फ चेंज होगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ये रख लेंगे तो सैंपल साइज आ जाएगा। इसमें ना एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे सैंपल साइज बढ़ता है। सर्वे मंकी में आप करके देखिए, खेल के देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करके देखिए, बाकी दो इनपुट्स वैसे ही रखेंगे, टारगेट पॉपुलेशन का साइज वैसे रखिए, एरर वैसे ही रखिए। एरर 3% पे फिक्स कर दिया, पॉपुलेशन का साइज जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल करके ले रहे थे 7 लाख, ये फिक्स है। और यहाँ आप चेंज क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल पहले 90 डालिए,
फिर आप उसको 95 करिए और फिर 99 करिए, 3 लेवल एटलीस्ट। आपको दिखेगा जैसे जैसे ये बढ़ा रहे हैं आप, सैंपल साइज बढ़ते जा रहा है। यानी क्या, सिंपल सी चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ाओगे वैसा वैसा सैंपल साइज बढ़ता है। और दूसरी एक चीज है जिसमें रिलेशनशिप बनती है, वो है एरर। अभी सर्वे मंकी का सॉफ्टवेयर आपके सामने है, पॉपुलेशन का साइज सेम है। मैं करके ही दिखा देता हूँ यार, बोलने से अच्छा सामने ही होगा शायद सर्वे मंकी। जो सर्वे मंकी फ्री है क्या, वो सब्सक्राइब करने बोल रहा है? नहीं नहीं सर, ये सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत, आपके सामने ही तो कर रहा हूँ सर मैं ये। जी जी। सब्सक्रिप्शन किस लिए लगता है सर, आप ऑनलाइन सर्वे वो प्लेटफॉर्म से सर्वे कर रहे हो तो फिर मेंबरशिप लगती है सर, उसमें साइन इन करना होता है। वहां से सर्वे होता है ना सर, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं वहां से, वो प्लेटफॉर्म से। मैं उस दिन बता भी रहा था आपको क्वेश्चन के बारे में जब मैं बात कर रहा था। ओके, यहाँ पे 7 लाख रेफरेंडम बराबर है 50। फिर यहाँ पे 3% एरर मैंने फिक्स कर दी, ये आया 1066, ये 95% पे है, मैं 90 कर रहा हूँ। ये आ गया लगभग आधा ही हो गया, तो नहीं 756, 30% से रिड्यूस हुआ है लगभग। ओके, यानी 95 का 90 किया मैंने तो सैंपल साइज रिड्यूस हुआ। अभी मैं 99 करता हूँ इसको, ये देखिए ये बढ़ गया 1845। यानी क्या, कॉन्फिडेंस लेवल और सैंपल साइज ये इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी क्या करते हैं, इसको 95% पे फिक्स करते हैं और अभी इसके साथ खेलते हैं। ये 3% था, तो आप देख रहे हो 1066 है, इसको मैं 1% कर रहा हूँ अभी। फर्क देख रहे हैं आप, 9475। जितना एरर कम करोगे सैंपल साइज बढ़ेगा। इसको मैं 5% कर देता हूँ, ये देखिए सिर्फ 384। और मैं यही बात कर रहा था, ये बेंचमार्क फिगर माना जाता है सैम्पलिंग के साथ। और जो वो बंदा था ना जिसने 384 मुझे निकाल के दिखाया था, उसके फिगर्स ये थे। ओके, और अभी ये तो समझ में आ गया आपको कि कॉन्फिडेंस लेवल और सैंपल साइज इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और एरर और सैंपल साइज का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अभी बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। अभी ये फिगर, ये 3% जो हमको याद हो चुके हैं, 3%, 95%, इसको फिक्स रख रहा हूँ, अभी इसको चेंज कर रहा हूँ। ये 7 लाख है, मैं इसको 5 लाख कर रहा हूँ। फर्क पड़ा क्या, सिर्फ एक का। मैं इसको 3 लाख कर रहा हूँ, फर्क पड़ा क्या, सिर्फ 1 लाख का। 2 लाख से पॉपुलेशन कम कर रहा हूँ, सैंपल साइज सिर्फ एक से कम हो रहा है। मैं 1 लाख करता हूँ इसको, देखिए 1056, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको अभी 10 लाख करता हूँ, कितना है 1066। जो 7 लाख के लिए था वो आपके 10 लाख के लिए भी उतना ही 1066। यानी क्या, पॉपुलेशन साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना कॉन्फिडेंस लेवल और एरर मैटर करता है सैंपल साइज की कंपटीशन में। अभी बात करते हैं हम लोग सैम्पलिंग मेथड्स की। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, दो मेथड्स है इसमें, एक है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन रैंडम। इसको रैंडम कहते हैं, इसको नॉन रैंडम कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी का। अभी इसमें रैंडम यानी क्या है, इसमें जो रिसर्च स्कॉलर है उसका पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं होता है सैंपल का सिलेक्शन करते हुए। ये अनबायस सिलेक्शन है और ये बायस सिलेक्शन है। रिसर्च स्कॉलर अपना बायस, डिस्क्रिशन, जजमेंट, एक्सपीरियंस ये ध्यान में रखते हुए सैंपल का सिलेक्शन करता है, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। रैंडम का मतलब है एवरी एलिमेंट इन यूर टारगेट पॉपुलेशन, ये 7 लाख है। एवरी एलिमेंट इन यूर टारगेट पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस 300। 7 लाख में से हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो 300 में आ जाए जब हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या 300 हाउसवाइफ का सर्वे करना, यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे पर्सनल बायस है। यानी क्या, मेरे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां के मैंने 50 ले लिया हाउस वाइफ, ये क्योंकि सब आंटियां पहचान की अपनी, उनको ही पूछ लिया। यानी क्या, रैंडम नहीं है ये, हमने तो अपने सुविधा से ये किया हुआ है ना। तो यहाँ इक्वल चांस नहीं आया है, ये हमारा पर्सनल बायस इन्वॉल्व हुआ है। और ये जनरली हम लोग करते भी है ना, स्टूडेंट्स का सर्वे करना है, हमारी कॉलेज के तो 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं 200 के सैंपल में। यानी क्या, पर्सनल बायस इन्वॉल्व हुआ है। ओके, तो मैं समझा देता हूँ। रैंडम सैम्पलिंग में 4 मेथड्स है और नॉन रैंडम में 4 मेथड्स है। यहाँ से शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहली मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको एसआरएस कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें दो मेथड्स हैं, एक है लॉटरी और दूसरी है ये होते हैं रैंडम टेबल, रैंडम नंबर टेबल मेथड।
इसको टिपेट टेबल पहले के ज़माने में यूज़ होते थे टिपेट, अभी ये टिपेट के यूज़ नहीं होते, डबल टी है शायद, देख लीजिएगा गूगल पे। ये पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे तो टिपेट साहब ने एक टेबल बना के रखा था, वो यूज़ करते थे। पर आज ये सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है रैंडम नंबर टेबल। ये एक्सेल में भी होता है, पर टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ। लॉटरी सिस्टम आपको मालूम है, जैसे आप मंथली पीसी वगैरह खेलते होंगे, यहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होना ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ कहीं पे आप नोट करके रखेंगे, रैंडम सैम्पलिंग आप कर रहे हैं तो आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होना ज़रूरी होता है। वही अगर आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग फ्रेम नहीं रही तो भी चल जाता है। यानी क्या, रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो टारगेट पॉपुलेशन फाइनाइट होना चाहिए, और अगर आप नॉन रैंडम कर रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन इनफाइट। जब है तो ये करते हैं, पहले ये कवर कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट। तो लॉटरी सिस्टम आपका सैम्पलिंग फ्रेम है आपके पास, इसमें जितने भी लोग हैं ये लिस्ट है, इनके नंबर की चिट्ठियाँ यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, यहाँ अच्छे से मिला लेंगे इसको। और इफ सपोज ये है आपके एथलीट की जो बात हो रही थी कि 100 एथलीट है, 100 में से 20 का सर्वे करना है, 100 की चिट्ठियाँ यहाँ एक एक करके 20 चिट्ठियाँ निकाल लेंगे। ये हो गया आपका लॉटरी सिस्टम जो आपको मालूम है। दूसरा है टिपेट्स टेबल, ये रैंडम नंबर टेबल्स होते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। मैं देखता हूँ एक्सेल में करके दिखा देता हूँ क्विकली, पर वो मेथड समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर टेबल क्या है वो तो दिखा सकता हूँ मैं आपको। MS एक्सेल में ये जनरेट, सभी सॉफ्टवेयर में ये सुविधा है रैंडम नंबर टेबल जनरेट करने की। ये रैंड बिटवीन फंक्शन है, और यहाँ पे मैं 4 डिजिट रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ सपोज। तो ये पहला नंबर रैंडमली 1 to 9999 के बीच में आ गया है, इसको हॉरिजॉन्टली ट्रैक करते हो, इसको फिर आप वर्टिकली ट्रैक करेंगे तो ये टेबल बन जाता है। जितना बड़ा चाहिए आपको ये बना सकते हैं आप, जितना बड़ा चाहिए आपको कर सकते हैं। ये रैंडम नंबर टेबल है, इसको यूज़ करके फिर सैम्पलिंग करते हैं। ये कैसे करते हैं इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये एक्चुअली रियल लाइफ में मैंने किसी को करते हुए भी देखा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, पर मेथड है ये। उसके बाद दूसरी मेथड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें फिर से सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए आपको, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ये आपकी सैम्पलिंग फ्रेम है, इसको नंबरिंग कर दिया हमने अप टू 30। ये 30 है, यहाँ पे 10 है पहले रो में, दूसरे में 10, ये 10। अब ये टोटल 30 में से मुझे सैंपल लेना है 10 का, यानी क्या, कैपिटल N इज 30 एंड स्मॉल n इज 10। 30 में से 10 सैंपल्स निकालने। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सैंपल इंटरवल, इसका सिंबल है स्मॉल के, इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो आप ये 30 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 10 का है, ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा आपका k इज 3। अभी आप एक बाउल लेंगे, ये बाउल में 3 चिट्ठियाँ डालेंगे, 1 2 और 3। इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसमें से एक ड्रॉ निकालेंगे, ये चिट्ठी पे देखेंगे क्या नंबर आया है। सपोज ये है 2, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 जो था, इसमें से 2 नंबर की चिट्ठी आई है, तो ये हो गया मेरा पहला सैंपल, 30 में से पहला। उसके बाद फिर एवरी केथ आइटम आपको लेना है, K3 है यानी 1 2, इसको स्किप करके हर तीसरा आइटम, 1 2, तीसरा आइटम इसको सिलेक्ट, 1 2 सिलेक्ट। इस तरीके से हम सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एक इंटरवल पे, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो। और ये क्यों निकाल रहे हैं एक इंटरवल पे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है उसका स्प्रेड कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्शन से ही सैंपल आ गए और बाकी ये सब छूट गए। तो पूरे के पूरे टारगेट पॉपुलेशन का स्प्रेड कवर होना चाहिए। और स्प्रेड कवर क्यों करेंगे, ऑब्वियसली सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना है ना, तब जाके तो रिजल्ट आएंगे। इसके लिए फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग यूज करते हैं। ये देखिए एक रेसिडेंशियल एरिया का सर्वे है, ये लेआउट में प्लॉट नंबर्स डले हुए हैं, प्लॉट नंबर 1 to लेके 100 तक, यानी सब पॉपुलेशन का साइज 100 है, इसमें से मुझे ये एरिया से 20 सैंपल्स निकालना है। के निकाल लूंगा मैं, जिसका फॉर्मूला n है, 100 डिवाइडेड बाई 20 इज 5। बाउल लूंगा मैं, 5 चिट्ठियाँ बना लूंगा। ओके, इसमें से एक चिट्ठी निकालूंगा, इस पे देखूंगा क्या नंबर आ रहा है। सपोज ये आ रहा है 4, ये 4 है, ये मेरा पहला सैंपल। फिर एवरी के कितना है, 5, यानी क्या, 1 2 3 4 छोड़ दूंगा, पांचवा, 1 2 3 4 और पांचवा आइटम, यानी हर एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आप सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हो सो एज टू गेट अ कंप्लीट स्प्रेड ऑफ योर पॉपुलेशन। इसको सिस्टमैटिक कहते हैं। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड ये स्ट्रैटा वर्ड से बना है।
स्ट्रेटा का मतलब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस यानी क्या? एक जैसे। हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है इसको हम ग्रुप फॉर्म करते हैं हेट्रोजीनिटी को ध्यान में रखते हुए। ओके, सो दैट हम वो हेट्रोजीनिटी कवर कर सकें। तो जैसे टारगेट पॉपुलेशन जेंडर वाइज कंपैरिजन करना है आपको। इफ सपोज मेल और फीमेल का कोई वेरिएबल को लेके कंपैरिजन करना है। इफ सपोज आपको आईक्यू लेवल चेक करना है, मेल ज्यादा होशियार या फीमेल ज्यादा होशियार। ऑब्वियसली इसमें आपको दोनों सैंपल्स लगेंगे, मेल के भी लगेंगे फीमेल के भी लगेंगे। और आपको ये नागपुर में करना है, जियोग्राफिक एरिया नागपुर। आपने बोला है स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें से फिर आपको मेल और फीमेल लेने हैं, इनका कंपेयर करना है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के मेल और फीमेल का आईक्यू का कंपैरिजन, ये टॉपिक है। ऑब्वियसली मुझे मेल के सैंपल लगेंगे फीमेल के। तो ये जो ग्रेजुएट्स हमने बोला है नागपुर यूनिवर्सिटी के, इनका मेल फीमेल जेंडर को ध्यान में रखते हुए दो ग्रुप। टोटल सैंपल साइज इट सपोज 500 का है, यहाँ से 250, यहाँ से 250। ये जो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यानी क्या? हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और हर एक ग्रुप जो फॉर्म कर रहे हैं इसमें एक जैसे लोग हैं, मेल मेल 250, फीमेल फीमेल, ये एक ग्रुप। ये हो गया स्ट्रेटा 1, ये हो गया स्ट्रेटा 2। तो आपको ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस चेक करना होगा कि आप कौन से ग्रुप, कितने ग्रुप ले रहे हैं, उस हिसाब के आपको ग्रुप फॉर्म करने होंगे टारगेट पॉपुलेशन के। और वो हर ग्रुप जो है उसको स्ट्रेटा कहेंगे। और ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस कौन सी? डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप। दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन करते वक्त 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। उसमें पहला मुद्दा है स्ट्रैटा फॉर्म कैसे करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करता है, आपको कंपैरिजन किसका किसके साथ करना है। मेल फीमेल करना है, मैरिड अनमैरिड करना है, रूरल अर्बन करना है, या फिर आपको एज वाइज कंपैरिजन करना है या इनकम वाइज कंपैरिजन करना है। ये डिटरमाइन होगा कि आपको कंपैरिजन कौन से ग्रुप का किसके साथ। और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करता है। तो ये आपको एक कॉल लेना होगा कि ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे। दूसरा होता है आपका कि आपने एक बार ग्रुप फॉर्म कर लिया, आपने टारगेट पॉपुलेशन के 2 ग्रुप बना लिए मेल फीमेल, जिसको हम स्ट्रैटा 1 स्ट्रैटा 2 कह रहे हैं, मेल फीमेल। अभी मेल का पॉपुलेशन जैसे ये 7 लाख है, तो इसकी संख्या 4 लाख, इसकी संख्या 3 लाख, ये मिलके ये बना है। तो इसका भी कैपिटल N1 होगा पॉपुलेशन, इसका भी अपना पॉपुलेशन का फिगर होगा जिसको कैपिटल N2 कह रहे हैं। और इसमें मुझे n निकालना है, यहाँ पे N1 स्मॉल n2, और ये दोनों का प्लस मिलके मेरा टोटल सैंपल साइज बनेगा 500 का। गॉट इट? अभी ये 4 लाख में से मुझे सपोज ये 250 निकालने हैं, तो ये मैं निकाल लूंगा कैसे? ऑब्वियसली रैंडमली निकालना होगा आपको अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ये 3 लाख में से ये 250 निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? 3 लाख में से 250, तो ये रैंडमली निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद अभी और एक सवाल ये उठता है कि आपके पास ये टारगेट पॉपुलेशन है, मेल फीमेल। ओके, ये है 7 लाख। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 लाख बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये 10 लाख है। और आपको इसकी संख्या मालूम है, सपोज ये 6 लाख है और ये 4 लाख है। हाइपोथेटिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अभी आपका टोटल सैंपल साइज है सपोज 1000 का। ये 6 लाख, ये 4 लाख, और आपका टोटल सैंपल साइज है n 1000 का। समझाने के लिए फिगर को राउंड ऑफ कर दिया। अभी ये 1000 में से ये इसमें से कितने लेंगे और इसमें से कितने? अगर आप बोल रहे हो कि मैं 500 यहाँ से ले रहा हूँ और 500 यहाँ से ले रहा हूँ, हो गया टोटल 1000। ये स्मॉल n1, ये स्मॉल n2। इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अगर आप ये चेक कर रहे हो कि 10 लाख में से इसकी संख्या कितनी है? 6 लाख, यानी ये कितना हो गया? 60%। 10 लाख में से ये 4%, 4 लाख है, यानी ये 40% हो गया। अभी आप ये 1000 का 60%, यानी यहाँ से 600 ले रहे हो N1, और 1000 में से ये 40%, यानी N2 इज 400। ये भी एक मेथड है सैम्पलिंग की। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यानी टारगेट पॉपुलेशन की संख्या का प्रोपोर्शन हमने स्ट्रैटिफिकेशन में देख लिया और उस प्रोपोर्शन में सैंपल्स ले रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग।
उसके बाद नेक्स्ट मेथड है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्लस्टर ये भी ग्रुप सी है, पर इसको नेचुरली ऑकर्ड ग्रुप कहता है, नेचुरल ग्रुपिंग। और ये जनरली जियोग्राफिकली करते हैं। जैसे आपको नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करना है, तो यहाँ 14 तालुका प्लेसेस है, 1 2 अप टू 14 तालुका प्लेसेस। ओके, ये जो 14 तालुका है, ये हर एक जोग्राफिक एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये तालुका है, और हर एक तालुका कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लस्टर। यहाँ से फिर आपके गांव होंगे, टाउन्स, जैसे 7 8 टाउन्स एक तालुका प्लेसेस में है। यहाँ से फिर से आप हर तालुका प्लेस में से सैंपल ले रहे हो। ओके, यहाँ से कुछ लिया आपने 10 12, यहाँ से 10 12, यहाँ से 10 12, यहाँ से 10 12। ओके, अभी यहाँ पे आपका इस तालुका प्लेस का सैंपल साइज इन सबकी टोटल मिलके ये आया N1, बस वैसे ही दूसरा तालुका प्लेस का N2। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफिक एरिया के टुकड़े कर रहे हैं फाइन, और जितने फाइन टुकड़े हो रहे हैं, और हर एक ज्योग्राफिक पॉकेट से डिफाइन फाइन ट्यून ज्योग्राफिक पॉकेट से सैंपल ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग। और ये जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टीपल स्टेजेस में सैंपल्स लें। ओके, तो क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक फ्लेवर है एरिया, कोई तो भी अनम्यूटेड है शायद, एरिया सैम्पलिंग, और इसका ही एक फ्लेवर है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मंगेश सर थोड़ा सा, मंगेश सर, मंगेश जायसवाल सर, प्लीज थोड़ा सा सर म्यूट केलं मी करेंगे। त्यांना म्यूट केलं. तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट ओवर हो रहा है, अभी हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बायस इन्वॉल्व होता है रिसर्च स्कॉलर का। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर का पर्सनल एक्सपीरियंस हो या डिस्क्रिशन हो, ये यूज करके सैम्पलिंग की जाती है। इसके 4 मेथड्स हैं, जिसमें पहली मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मीन्स इज, रिसर्च स्कॉलर अपनी सुविधा देख रहा है सैंपल्स का चयन करने के लिए। सुविधा कौन से सेंस में है, तो एक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, या इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, आसानी से मिल रहा है। जैसे हाउसवाइफ का सर्वे कर रहे हैं अपने घर में ही, तो अपनी मम्मी एक हाउसवाइफ है, मम्मी से ये क्वेश्चन भरा लिया, फिर अपनी एरिया में आजू बाजू की आंटियां हैं, उनसे भरा लिया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन आजू बाजू में कन्वीनियंटली अवेलेबल है, चलो यार कर लेते हैं इन पैसे रुपए। इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पे कोई लॉजिक, कोई साइंस यूज नहीं किया आपने, आपको कन्वीनियंटली आपने सिर्फ ये चेक कर लिया कि आपकी जो डिफाइंड क्राइटेरियाज थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं और वो इजीली मिल रहे हैं, वो बिल्कुल कन्वीनियंटली, तो उनका सर्वे कर रहे हैं आप, तो उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। वो ज़्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं, इसको अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। जो इजीली अवेलेबल थे उनको समावेश कर लिया, इसी को हम हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। मार्केट से ज़्यादा, जैसे कोई कंज्यूमर सर्वे करना है, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन सर्वे कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, तो मेरी टीम है 4 लोगों की हमारे, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो फॉर्म हमारे बैग में रहती है। इफ सपोज मैं सुपर मार्केट में गया, ओके, वहाँ पे मेरे साथ जो बाजू में शॉपिंग कर रहा है, मैं उसको पूछ लेता हूँ क्या आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं। मैं हाँ करता हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ सर ये प्लीज़ फिलअप करा देंगे क्या, हमारा रिसर्च चल रहा है। तो यहाँ जो आदमी मिला है मुझे, ये तो एक्सीडेंटली मिला ना, हैप्पैजार्ड मैनर में, इसको मैं हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग कहूँगा, जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही प्रकार है, इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी मेथड है जजमेंट सैम्पलिंग, इसको पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे ना रिसर्च स्कॉलर को एक जजमेंट फॉर्म करना होता है कि मैं किसका सर्वे करूँ। बहुत बार ना टेक्निकल नेचर के कुछ सर्वे होते हैं कि एक राह चलते आदमी को आप समावेश नहीं कर सकते सर्वे में। यहाँ पे आप मल्टीपल, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया। क्या आप बोल रहे हो कि मेरे सैंपल ने ये 1 2 3 4 5 क्राइटेरियाज मैंने सेट किए, ये पूरे के पूरे कंप्लाई कर रहा है, तो ही मैं ऐसे आदमी का सर्वे करूंगा। जैसे इंडिया में जैसे जो बजट्स बनते हैं, हमारे यूनियन बजट्स, या फिर मॉनिटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, इसको लेके आपको कुछ एक सर्वे करना है कि ओपिनियन क्या रहा लोगों का, और या फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है पॉलिसी मैटर के। तो ऐसी चीजें सेंसिटिव टेक्निकल नेचर की है ना, आप ऐसे किसी राह चलते आदमी को थोड़ी ना पूछेंगे आपका क्या लगता है ये मॉनिटरी पॉलिसी से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमिक्स पे। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्राइटेरिया सेट करने होंगे कि यार मैं ऐसे आदमी का सर्वे करूंगा जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का या फिर इकोनॉमिक्स का। आप कुछ तो कुछ क्राइटेरिया सेट करोगे
कि वो आदमी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ही होना चाहिए या फिर एटलीस्ट वो सीए तो भी प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। ऐसे कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे, उसके पास जाके आपको मालूम होगा कि ये आदमी आपको कहाँ पे मिलेगा। जैसे इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक, आपको मालूम है कि नागपुर में जो भी कॉलेजेस है जहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ का स्टाफ, आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ये क्राइटेरिया मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर देते हो और फिर आपको पता चल जाता है कि ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे, और फिर वो जगह जाते हो आप पर्पजफुली, इसलिए तो पर्पज यू कहते हैं ना। ये मल्टीपल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने वाले लोग आपको इस जगह मिलेंगे, शायद इकट्ठा भी मिल सकते हैं, वहां पे जा रहे हो आप। जैसे एक कॉलेज का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम 5-7 लोग यहीं पे मिल गए आपको, यहाँ पे आपने सर्वे कर लिया, बाकी डिपार्टमेंट में आपने झाँक के भी नहीं देखा वो कॉलेज के। ओके, यहाँ आपने अपने पर्पजफुली विजिट किया है। जैसे जंक फूड ईटिंग हैबिट्स अमंग यूथ इन नागपुर, तो आप ऐसे राह चलते लोगों को नहीं पूछ सकते है ना, यहाँ पे आप जो जैसे डोमिनोज का आउटलेट है वहां पे जाके देखेंगे, वहां पे यूथ कौन है ये तो पता है आपको, 15 से 24 के बीच में के लोग। चेहरा देख के पता चल ही जाता है ना कि उसका एज का रेंज क्या होगा, जाके कंफर्म कर लेंगे कि आपकी एज क्या है। और जो खा रहा है यार आपके सामने ही तो खा रहा है वो पिज्जा बर्गर वहां पे बैठ के, तो आप उसका सर्वे कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्पजफुली आइडेंटिफाई कर। जैसे डायबिटिक पेशेंट का सर्वे करना, हर घर में जाके थोड़ी ना पूछेंगे आपके घर में कोई डायबिटिक है क्या। डायबिटिक सेंटर है ना, वहां पे जाएंगे, जो वेटिंग रूम में बैठा है कंफर्म कर लेंगे आप डायबिटिक पेशेंट है और सर से मिलने आए हैं क्या आप ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ सर्वे कर लेंगे उनका। फिर कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं कार्डियक वाले या और कोई, जो आपको मालूम है कि वो एक जगह मिलेंगे। जैसे मुझे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स का सर्वे करना है, तो ऑब्वियसली मैं एक तो कॉलेजेस में जाऊंगा स्टाफ रूम में और उनको पूछूंगा कि आप में से कोई पीएचडी कर रहा है क्या, या बेटर प्लेस तो मुझे लगता है कि रिसर्च सेंटर में जो वीकली मीटिंग्स होती है या फिर मंथली मीटिंग्स होती है उसमें सब रिसर्च स्कॉलर एक जगह जमा होती है ना। और मैं तो कितने सारे सेंटर्स पे वर्कशॉप ले रहा हूँ मुझे मालूम है, और सैटरडे पे बहुत सारी जगह वर्कशॉप मैं ही ले रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ मंथली वर्कशॉप्स होते हैं ऐसे, तो वहाँ पे मुझे मालूम है कि ये लोग पूरे के पूरे सेंटर के रिसर्च स्कॉलर एक जगह मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके सर्वे कर लूंगा। यहाँ पे पर्पसफुली हम लोग विजिट कर रहे हैं। उसके बाद कोटा सैंपलिंग आती है, ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसा ही है। हम क्या कर रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन के ग्रुप बना लिया आपने, मेल फीमेल, और ये ग्रुप में आपका सैंपल साइज है 1000 का। आपने यहाँ पे एक नंबर डिसाइड किया कि 1000 में से 500 आप यहाँ से लेंगे और 500 यहाँ से लेंगे। ये जो नंबर आपने कंप्यूट किया है कोई लॉजिक यूज करके ऑब्वियसली, इसको हम कहते हैं कोटा। अभी आप बोलेंगे कि सर स्ट्रैटिफिकेशन में भी तो आपने यही बताया, हाँ बिल्कुल यही बताया मैंने, टारगेट पॉपुलेशन के दो ग्रुप, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटा। अभी फर्क कहाँ पे है, आपने जैसे ये है 6 लाख, ये है 4 लाख, और 6 लाख में से आप 500 निकाल रहे हो और 4 लाख में से 500 निकाल रही है। अभी 6 लाख में से 500 निकालने के लिए आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, या फिर 4 लाख में से 500 निकालने के लिए आप मेथड क्या फॉलो कर रहे हो, ये रैंडमली निकाल रहे हो। अगर रैंडमली निकाल रहे हो तो सर्टिफिकेशन, अगर ये नॉन रैंडमली निकाल रहे हो तो कोटा सैंपलिंग। सो सिंपल। आखिरी एक मेथड है जिसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको रेफरल सैंपलिंग भी कहा जाता है। रेफरेंसेस के थ्रू, यहाँ पे खास करके आपका टारगेट पॉपुलेशन रेयर है, सैंपल्स आसानी से मिलते नहीं है, उस वक्त ये मेथड फॉलो करते हैं। मैंने हाल ही में की थी ये, मैंने एक सर्वे किया है हाल ही में। सर्वे का नेचर कुछ ऐसा था कि नागपुर यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने 2000 से लेके 2015 के बीच में एमबीए किया है नागपुर आरटीएमएनयू, और ये परव्यू है पूरा, यानी पूरी यूनिवर्सिटी जिसमें गोंदिया तक जाता है, गोंदिया, वर्धा, काटोल, रामटेक, ये सब आते हैं उसमें, इवन नागपुर भी। ये सब कॉलेजेस थे जिन्होंने 2000 और 2015 के बीच में, इसमें वेरिएबल मेरा एक जो एचओसी जिसको कहते हैं हायर ऑर्डर कंसेप्ट, वो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स था। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, और बहुत सारे वेरिएबल्स है, लगभग 40 वेरिएबल्स मैंने काम किया पार्ट पार्ट। अभी मुझे सैंपल्स लेने हैं, मेरा सैंपल साइज H64 का है। अभी ये 860 कहाँ से आया, ये तो मैंने आपको बता दिया, मेथड्स मैंने यूज किए हैं जो आपको सिखाई है, वही मेथड से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया 864 का सैंपल साइज। अभी इसको मैं कैसे करूंगा, मुझे सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव भी करना है, तो ऑब्वियसली मुझे सैंपल्स 2000 के बैच के भी लगेंगे, 2001 के, 2 के भी लगेंगे, ऐसे हर एक बैच से मुझे सैंपल्स लेने होंगे ना, तब जाके तो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अभी 2000 बैच के सैंपल्स में ले रहा हूँ, ये मैं साइडली 27 सैंपल्स लिए थे मैंने। ये कैसे आया है वो उसमें कैलकुलेशन है कुछ जिसको कोटा कहते हैं।
ये मैंने किए थे। 2000 की बैच में से मुझे 27 सैंपल्स लेने थे। ओके, अब ये 27 मैं ढूंढूं कहाँ पे? ये ऐसे लोग हैं जो 2000 में पास आउट हुए जिन्होंने एमबीए किया है। अब ये रेयर चीज है। मजे की बात यह है कि 2000 में जिन्होंने एमबीए किया है नागपुर से, वो उस वक्त ना ही मोबाइल फोन थे, ईमेल चीज ही हमारे लिए, मैं क्योंकि 2001 का पास आउट हूँ, हमारे लिए ईमेल भी बहुत नई चीज थी उस जमाने में। और कोई उस वक्त बनाया भी होगा ईमेल आईडी तो जीमेल आने के बाद सबने अपने आईडी चेंज कर लिए, क्योंकि उस जमाने में याहू वगैरह बहुत चलते थे। और आज हर कोई जीमेल में ओपन कर रहा है अकाउंट। तो उसके अपने कुछ एडवांटेजेस है, पार्ट पार्ट। यानी क्या, इन लोगों को कांटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। उस वक्त गिने चुने कॉलेजेस रहा करते थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह इतने ज्यादा मेंटेन नहीं करते थे उस वक्त। तो तकलीफ है। तो एक मेथड क्या है ये लोगों को अप्रोच करने की, मैं कॉलेज टू कॉलेज जाऊँ, उस वक्त जो 2000 में अस्तित्व में थे उनके पास जाऊँ, उनके पास से डेटा लूँ। उसमें मोबाइल नंबर की तो शंका ही नहीं, उसमें लैंडलाइन कुछ मिलते थे, और रेसिडेंशियल एड्रेसेस, ये दो ही चीजें हैं कि जहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। पर ये बड़ी पेचीदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नागपुर छोड़ के ही चले गए, एड्रेसेस चेंज हो चुके हैं, फोन नंबर का तो अता पता ही नहीं, लैंडलाइन सरेंडर करती है तो मोबाइल, वो फोन भी बंद है। तो मैं पहुंचूंगा कैसे इनके तक? तो ऑब्वियसली मुझे, जैसे रेसिडेंशियल एरिया की लिस्ट मिली है तो वो 40 की अगर बैच है, तो 40 विजिट करने के बाद कोई एक तो ऐसा मिल जाता है जो अभी भी नागपुर में ही है, यानी में नागपुर में ही काम कर रहा है। मैं उसका सर्वे कर लिया, और मैं उसको पूछ रहा हूँ कि भाई तेरे बैच में से तेरे कांटेक्ट में कोई है क्या, मुझे उनके नंबर्स चाहिए। तो इसने मुझे बोला कि हाँ यार, वैसे तो व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप ही है, पर हमारा जो क्लोज ग्रुप था 4 लोगों का, वो बिल्कुल हम लोग हमेशा ही मिलते हैं वीकेंड्स पे वगैरह, तो मेरा नाम बता के आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इसने मुझे 4 नंबर दे दिए, 3 नंबर था, 4 लोगों का ग्रुप है। तो मैंने इसका, ये बंदे का रेफरेंस देके इनसे बात की, इनसे अपॉइंटमेंट ली कि मैं आके मिलना चाहता हूँ, सर्वे करना चाह रहा हूँ। इनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली। ओके, और इनके पास से मैंने फॉर्म फिलअप करा लिया, और इनको मैं पूछ रहा हूँ कि आपके कांटेक्ट में और कोई है क्या, ये 2 लोगों को छोड़ के मैं इसको पूछ रहा हूँ। वो बोलता है हाँ है। अभी ये एक कॉलेज के तो मिल गए मुझे, इसके कितने लूंगा मैं? 2 4 5 सैंपल लूंगा ना एक कॉलेज का। मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, दूसरी सिटी चाहिए। इफ सपोज वर्धा से भी कवर करना है तो मैं वर्धा में जाऊंगा, लेकिन वहां से इफ सपोज जीएस कॉलेज अस्तित्व में था उस वक्त, जीएस कॉलेज से रिकॉर्ड निकालूंगा, वहां से मैं उस वहां के रेसिडेंशियल एरियाज में विजिट करना शुरू कर दूंगा। वहां पे कोई एक बंदा मिलेगा, उसको पूछूंगा कि यार तेरे बैच के कुछ कांटेक्ट नंबर्स थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रेफरल सैम्पलिंग कर रहा हूँ। एक का जैसे तैसे मैं ढूंढ पा रहा हूँ एक को स्टार्टिंग पॉइंट, और वहां से मैं कुछ रेफरेंसेस लेके सैम्पलिंग कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो मेरी तरफ से इनपुट्स आज के सेशन के कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी सिलेबस में लिखा था वो मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है सिलेबस। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है? हेलो सर। हाँ मैडम, बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर रेफरेंस सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग सेम हुआ? नहीं नहीं, नहीं ना, तो कन्वीनियंस सर तो, वो रेफर अपन अगर वो कर रहे तो अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के पास गए ना, अगर वो कन्वीनियंट था तो। नहीं नहीं, पर पूरे के पूरे कन्वीनियंटली थोड़ी लिए हैं। आपने पहला निकाला है कन्वीनियंस से, पर बाकी के रेफरेंस से ही निकाले हैं ना। और कन्वीनियंस पे तो 100% कन्वीनियंस है। ओके सर। आपकी मेजर मेथड क्या है? रेफरेंसेस के थ्रू सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, मेजर मेथड तो यस सर। वही है। 400 में से एक या दो आपने कन्वीनियंस आइडेंटिफाई कर ले, पर बाकी के जो है वो तो रेफरेंसेस से ही आया है ना। पर यस सर। कन्वीनियंस में तो 100% कन्वीनियंस रहता है, जो सामने दिखा उसका सर्वे कर लिया। ओके सर। Any more question? काही questions आहेत का? Yes or no? नो मैम। No questions. So thank you so much, sir, for all the 9 sessions that you have conducted in this pre-PhD coursework. Thank you so much, Dr. Ashish Linge, sir.
ऑलवेज माय प्लेजर मैम। Thank you, sir. Thank you. And take care, sir. थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you. Thank you. sir. ओके Thank you, sir. मैडम, मैं थोड़ा सा एकेडमी के प्रोग्राम के बारे में बता दूं इनको। जी, sir. Thank you, Please. sir. Please. रिसर्च विद्या नाम से